नमस्कार। आज हम सब मिलकर एस राजामौली की जबरदस्त हिट फिल्म आरआरआर की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो इस फिल्म की कहानी, इसके किरदारों और जो गहरे मतलब हैं उन्हें समझने में हमारी मदद करेंगे। हाँ, ये फिल्म वाकई बहुत परतों वाली है। बिल्कुल। ये फिल्म हमें 1920 के दशक के ब्रिटिश राज वाले भारत में ले जाती है। ये इतिहास पर आधारित है, लेकिन कहानी तो पूरी तरह काल्पनिक है, एक्शन से भरपूर। हाँ, फिक्शनल हिस्टोरिकल ड्रामा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये दो असली स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कुमाराम भीम की कहानी है। इतिहास में ये दोनों कभी मिले नहीं, पर फिल्म ने इनकी एक जबरदस्त दोस्ती की कल्पना की है। यही तो राजामौली का कमाल है, इतिहास के किरदारों को लेकर एक नई दुनिया गढ़ देना। सही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से हम फिल्म के अहम मोड़ों, यादगार दृश्यों और इसके मूल विचारों जैसे दोस्ती, बगावत, आज़ादी, इनको और गहराई से समझें। हाँ, देखते हैं कहानी की सतह के नीचे क्या छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आदिलाबाद के घने जंगलों से। एक छोटी गौंड बच्ची है मल्ली। उसकी कला से ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उनकी पत्नी कैथरीन बहुत प्रभावित होते हैं। प्रभावित क्या, वो तो उसे जबरदस्ती दिल्ली ले जाते हैं। हाँ वही। और मल्ली की माँ का वो बेबसी में चिल्लाना, वो सीन ब्रिटिश राज की क्रूरता का एक प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये कहानी का वो शुरुआती बिंदु है जो पूरे संघर्ष को जन्म देता है। ये दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक ताकतें सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि लोगों की आत्मा, उनकी संस्कृति, उनके बच्चों तक को छीन लेने पर आमादा थी। सही कहा। और इसी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं कुमाराम भीम, उस बच्ची के कबीले के रक्षक। वो कसम खाते हैं कि वो मल्ली को वापस लाएंगे, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। और यही से उनका दिल्ली का सफर शुरू होता है, एक मकसद के साथ। और दिल्ली में हमारा सामना होता है एक बिल्कुल अलग दुनिया और एक अलग किरदार से, अल्लूरी सीताराम राजू। हाँ, राजू। वो ब्रिटिश पुलिस फोर्स में एक ऊंचे पद पर हैं। दिखने में बेहद सख्त, अनुशासित और अंग्रेजों के वफादार लगते हैं। एक सीन है जहां वो अकेले ही सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ में घुसकर एक आदमी को पकड़ लाते हैं। हाँ, वो सीन उनकी शारीरिक ताकत और सिस्टम के प्रति उनकी निष्ठा, जो बाहरी निष्ठा है, उसे जबरदस्त तरीके से स्थापित करता है। लेकिन यही कहानी में एक पेंच है ना? बिल्कुल। राजू की ये वफादारी सिर्फ एक मुखौटा है। उनके अंदर एक आग जल रही है अपने लोगों के लिए, आज़ादी के लिए। उनका असली मकसद है ब्रिटिश हथियारों को हासिल करना, ताकि वो अपने गांव वालों को सशस्त्र कर सके और क्रांति की ज्वाला जला सकें। ये दोहरा जीवन, ये चीज राजू के किरदार को बहुत जटिल और दिलचस्प बनाती है। हाँ, वो अंदरूनी संघर्ष और विडंबना देखिए, अंग्रेज सरकार भीम को, जिसे वो एक खतरा मानती हैं, पकड़ने की जिम्मेदारी राजू को ही सौंपती है। सोचिए, दो ताकतें, दोनों ही अपने अपने तरीके से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और अनजाने में एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं। ये टकराव कहानी के केंद्र में है। एक तरफ भीम है, जो सीधे साधे जंगल के नियमों से चलने वाले, अन्याय के खिलाफ फौरन खड़े हो जाने वाले रक्षक हैं। दूसरी तरफ राजू हैं, जो सिस्टम के अंदर रहकर रणनीति बनाकर एक लंबे खेल की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते अलग हैं, पर मंजिल शायद एक ही। इसी दौरान भीम दिल्ली पहुंचते हैं, अपनी असली पहचान छिपाकर। हाँ, अख्तर बनकर। हाँ, अख्तर नाम के एक मैकेनिक का भेष धर लेते हैं। वो मल्ली को ढूंढने और बचाने की फिराक में छिपकर रहते हैं, योजना बनाते हैं। और एक सीन में वो एक खूंखार बाघ का शिकार करते हैं। वो सिर्फ एक्शन नहीं है। नहीं, वो उनकी ताकत, उनकी हिम्मत और प्रकृति से उनका जो गहरा जुड़ाव है उसे दिखाता है। सही, वो शहर में है पर उनकी आत्मा जंगल की है। बिल्कुल। और फिर आता है वो पल जहां ये दो विपरीत दुनियाएं टकराती हैं, राजू और भीम की पहली मुलाकात। ओ, वो सीन! ये कोई आम मिलना नहीं होता। एक ट्रेन पुल पर आग लग जाती है और नीचे नदी में एक बच्चा फंसा है। हाँ। दोनों एक दूसरे को बिना जाने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाते हैं। एक पानी से लड़ता है, दूसरा आग से। अग्नि और जल। हाँ। यहीं पर राजू, अग्नि और भीम, जल का वो प्रतीकवाद स्थापित होता है। ये दृश्य कमाल का है। ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं है, ये नियति का खेल है। कैसे दो अनजान लोग, जो असल में दुश्मन होने चाहिए थे, एक नेक काम के जरिए एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। इंसानियत के धागे से। हाँ। उनकी दोस्ती की शुरुआत ही असाधारण वीरता और आपसी सम्मान से होती है, भले ही वो एक दूसरे की हकीकत से अनजान हो। और यहीं से उनकी दोस्ती की नींव पड़ती है,
जो बाद में कहानी का दिल बनेगी। बिल्कुल, और ये दोस्ती पनपती है। हम देखते हैं कि वो साथ में वर्जिश करते हैं, घूमते फिरते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वो हल्के फुल्के पल। हाँ, भीम थोड़े शर्मीले हैं और राजू उन्हें ब्रिटिश लड़की जेनी से बात करने में मदद करते हैं। जेनी, गवर्नर की भतीजी। हाँ, जो दयालु हैं और अनजाने में भीम की मदद करती है मल्ली के करीब पहुंचने में। ये दोस्ती के पल कहानी में थोड़ी सांस लेने की जगह देते हैं। हाँ, लेकिन ये हल्के पल भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जेनी के जरिए ही भीम को गवर्नर के महल तक पहुंचने का एक तरह से रास्ता मिलता है। अच्छा, हाँ सही। और राजू और भीम के बीच का ये बढ़ता हुआ विश्वास ही आने वाले विश्वासघात को और ज्यादा दर्दनाक बना देगा। ओ हाँ, और फिर आता है वो गाना जिसने पूरी दुनिया को नचा दिया, नाटू नाटू। अरे वाह, नाटू नाटू। एक शाही ब्रिटिश पार्टी में जब एक अंग्रेज अफसर भीम का मजाक उड़ाता है, राजू उसके साथ खड़े होते हैं। हाँ, वो सीन भी कमाल का है। और फिर दोनों मिलकर ऐसा नाचते हैं कि सारे अंग्रेज देखते रह जाते हैं। ये सिर्फ नाच नहीं है। नहीं, ये अंग्रेजों के अहंकार पर, उनके नस्लवाद पर एक जोरदार तमाचा है। बिल्कुल। नाटू नाटू सिर्फ एक गाना नहीं, ये एक सांस्कृतिक विद्रोह है। ये उनकी दोस्ती की, उनकी एकता की, उनकी बेफिक्री की मिसाल है। उस गाने में जो ऊर्जा है, जो तालमेल है, वो दिखाता है कि जब ये दोनों साथ होते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और इसे ऑस्कर मिलना ये तो साबित करता है कि ये भावना, ये ऊर्जा सरहदों के पार भी लोगों तक पहुंची। हाँ, ये सिर्फ भारतीय दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए एक जश्न का पल बन गया। मगर कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। दोस्ती की ये गर्मजोशी ज्यादा देर नहीं टिकती। यहीं से चीजें बदलती हैं। भीम मल्ली को बचाने के लिए गवर्नर के महल पर एक बड़ा हमला करते हैं, अपने साथियों और जंगली जानवरों के साथ। वो सीन बहुत भव्य है, एक्शन से भरपूर। हाँ, लेकिन ऐन मौके पर जब भीम लगभग कामयाब होने वाले होते हैं, राजू बीच में आ जाते हैं। हाँ, और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, ये एक जबरदस्त झटका होता है, न सिर्फ भीम के लिए बल्कि हम दर्शकों के लिए भी। ये कहानी का वो मोड़ है जहां सब कुछ बिखर जाता है। भीम को लगता है कि उनके सबसे गहरे दोस्त ने उन्हें धोखा दिया है, अंग्रेजों का साथ दिया है। वो दोस्ती जो इतनी सच्ची और मजबूत लग रही थी, एक पल में जहर बन जाती है। भीम की आंखों में जो दर्द और गुस्सा होता है वो महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि राजू सिर्फ अंग्रेजों का वफादार नौकर है। दोस्ती का भरोसा टूट जाता है। लेकिन यहीं पर राजू का असली द्वंद्व और बलिदान सामने आता है। वो भीम को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों के प्रति वफादारी के कारण नहीं, ये उनके अपने बड़े मिशन का हिस्सा है। उन्हें अपना क्रांतिकारी होने का राज छिपाए रखना है ताकि वो हथियार हासिल कर सके। ये एक भयानक चुनाव है। बहुत भयानक। अपने दोस्त को कुर्बान करना या अपने देश के लिए देखे गए बड़े सपने को, राजू दूसरा रास्ता चुनते हैं और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। और इसकी कीमत भीम को भी चुकानी पड़ती है, बहुत भारी कीमत। इसके बाद फिल्म का शायद सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली सीन आता है, कोड़े मारने वाला सीन। हाँ, भीम को जंजीरों में जकड़कर सरेआम कोड़े मारे जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि वो झुकें, माफी मांगे, लेकिन भीम झुकने से इनकार कर देते हैं। हाँ, वो दर्द से कराते नहीं बल्कि गाना शुरू कर देते हैं, कोमराम भीमुड़ो। ये सीन रोंगटे खड़े कर देता है। भीम का गाना सिर्फ उनका दर्द बयान नहीं करता, नहीं, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक खुली चुनौती बन जाता है। उनकी आवाज में जो ताकत है, जो दर्द है, वो वहां मौजूद हर हिंदुस्तानी के दिल में उतर जाती है। वो शारीरिक रूप से टूट रहे होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी आजादी की लौ और मजबूत हो जाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का प्रतिरोध नहीं रहता, नहीं, ये पूरे दबे हुए समाज की आवाज बन जाता है। ये दिखाता है कि दमन शरीर को कैद कर सकता है पर आत्मा को नहीं। सही कहा। इसी दौरान हमें राजू के अतीत की झलक मिलती है। हाँ, फ्लैशबैक। हमें पता चलता है कि उनके पिता, जिन्हें अजय देवगन ने निभाया है, भी एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दी थी। बचपन में राजू ने अपने पिता से वादा किया था कि वो उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे, हर गांव वाले के हाथ में बंदूक देंगे, उन्हें लड़ने के लिए तैयार करेंगे। हाँ, ये फ्लैशबैक बहुत जरूरी है। ये राजू के किरदार को पूरी तरह से बदल देता है हमारी नजरों में। बिल्कुल। अब हमें समझ आता है कि उनका हर कदम, उनकी सख्ती, यहाँ तक कि भीम के साथ उनका वो विश्वासघात भी उस बड़े वादे का हिस्सा था। वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, वो अपने पिता के सपने को जीने वाला एक बेटा है, एक क्रांतिकारी है,
जो बहुत बड़ा बलिदान दे रहा है, अपनी पहचान, अपनी दोस्ती, सब कुछ दांव पर लगाकर। ये बलिदान के विषय को और गहरा करता है। कहानी फिर घूम कर आती है जेनी। हाँ, जेनी है वो उन्हें राजू की सच्चाई बताती है, उनके मिशन के बारे में, उनके बलिदान के बारे में। और भीम को एहसास होता है कि उन्होंने अपने दोस्त को कितना गलत समझा। पछतावा होता है और फिर भाईचारे की एक नई भावना के साथ वो राजू को जेल से छुड़ाने निकल पड़ते हैं। जेल तोड़ने का सीन, वो भी एक्शन से भरपूर है। हाँ, ये सुलह का पल है। यहाँ समझ और माफी दोस्ती को फिर से जोड़ते हैं। अब उनकी दोस्ती सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि एक साझा मकसद, आजादी पर टिकी है। दोनों को पता है कि दुश्मन एक ही है और अब उन्हें मिलकर लड़ना है। उनका बंधन पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटता है। और फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स, जो किसी महाकाव्य से कम नहीं। बिल्कुल। राजू अब पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि भगवान राम की तरह धनुष बाण लिए योद्धा के रूप में सामने आते हैं। उनका पूरा रूप बदल जाता है। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। दूसरी तरफ भीम अपनी पूरी ताकत के साथ हनुमान की तरह राजू का साथ देते हैं। वो एक मोटरसाइकिल को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या सीन है वो! अद्भुत है। यहाँ पौराणिक प्रतीकों का इस्तेमाल कमाल का है। राजू का राम रूप और भीम का हनुमान रूप सिर्फ देखने में भव्य नहीं है, इसके गहरे सांस्कृतिक मायने हैं। हाँ, राम नीति, रणनीति और नेतृत्व के प्रतीक है। और हनुमान शक्ति, भक्ति और सेवा के। ये प्रतीक उनकी भूमिकाओं को भी दर्शाते हैं। और अग्नि और जल वाला प्रतीकाद? हाँ, अग्नि राजू और जल भीम का। उनका मूल प्रतीकाद भी यहाँ चरम पर पहुंचता है। ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर न्याय की एक शाश्वत लड़ाई का रूप ले लेती है। कल्पना और इतिहास का एक शक्तिशाली मिश्रण। बिल्कुल, दोनों मिलकर ब्रिटिश शस्त्रागार पर धावा बोल देते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें एक्शन, भावनाएं, सब कुछ है। और अंत में वो गवर्नर स्कॉट बक्सटन को मार गिराते हैं। हाँ, और अंग्रेजों के गोला बारूद के जखीरे को तबाह कर देते हैं, जिससे ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचता है। ये क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन का धमाका नहीं है, ये कहानी के सभी धागों को एक साथ लाता है। सही। दोस्ती की परीक्षा, बलिदान का फल, क्रांति की सफलता और पौराणिक प्रतीकों की गूंज, सब कुछ इस अंतिम लड़ाई में समाहित है। मिशन पूरा होता है। हाँ, राजू हथियार क्रांतिकारियों तक पहुंचा देते हैं, अपने पिता का सपना पूरा करते हैं। और भीम मल्ली को सुरक्षित उसके घर, उसके कबीले तक पहुंचा देते हैं। जिस वादे के साथ वो दिल्ली आए थे, उसे पूरा करते हैं। तो अगर हम सार देखें तो ये फिल्म दोस्ती और बलिदान की एक असाधारण कहानी है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग इंसान एक बड़े मकसद के लिए साथ आ सकते हैं। साथ ही ये औपनिवेशिक दमन के क्रूर चेहरे और उसके खिलाफ उठने वाली आजादी की लड़ाई को भी दर्शाती है। और ये सब इतिहास, कल्पना और मिथकों के एक अनोखे ताने बाने में बुना गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अंत में दोनों नायक अपने अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती और उनके कारनामे एक मिसाल बन जाते हैं। उनकी कहानी भले ही काल्पनिक हो, उस दौर के हजारों गुमनाम नायकों की भावना का प्रतीक बन जाती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सिनेमा इतिहास से प्रेरणा लेकर उसमें कल्पना का रंग भरकर कुछ ऐसा रच सकता है जो न सिर्फ मनोरंजन करे, बल्कि हमें वफादारी, त्याग और आजादी के मतलब पर सोचने पर भी मजबूर कर दे। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये कहानी दुनिया भर के लोगों से जुड़ पाई। हो सकता है, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता, किसी बड़े मकसद के लिए लड़ने का जज्बा, मुश्किलों और गलतफहमियों के बावजूद किसी के साथ खड़े रहना, ये वो मानवीय भावनाएं हैं जो हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। हाँ, ये बात तो है। फिल्म इन भावनाओं को एक भव्य पैमाने पर दिखाती है, जो दर्शकों को बांध लेता है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए। बताइए। फिल्म ने दो वास्तविक ऐतिहासिक नायकों को लिया, जिनकी अपनी कुर्बानियों की एक सच्ची कहानी है, और उन्हें एक पूरी तरह से काल्पनिक दोस्ती और कहानी में ढाल दिया। सवाल ये उठता है कि जब हम इतिहास, खासकर स्वतंत्रता संग्राम जैसे संवेदनशील विषयों को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इतिहास, मिथक और कल्पना के बीच वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। क्या काल्पनिक कहानियां गढ़ते समय ऐतिहासिक शख्सियतों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है? इस पर जरूर सोचना चाहिए। मनोरंजन और ऐतिहासिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। हाँ, तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल।